Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called Billionaires Bunker, जिसका फर्स्ट एपिसोड मैंने आई थिंक करीब एक हफ्ते पहले एक्सप्लेन किया था और इस एक हफ्ते से मैंने ना तो सीरीज देखी तो इस चक्कर में बहुत सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नाम मैं भूल चुका हूँ, इसलिए आगे से अब इसे देखना कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे बाकी के मार्केट में अदर एक्सप्लेनर्स एक्सप्लेन करते हैं ना कि वो आया, उसने उसको मारा, उसने उसको किया, तो ऐसा कुछ आज इस एक्सप्लेनेशन में होने वाला है। मैं आप लोगों से हमेशा सच बोलते आया हूँ, बोलते रहना चाहता हूँ, सच्चाई रखना चाहता हूँ, इसलिए कोई घाल घुसेड़ नहीं करता और जो सच है सच है। मैं भूल चुका हूँ उनके नाम, तो इसलिए थोड़े बहुत ऊपर नीचे रेफरेंस रहेंगे, मगर एक्सप्लेनेशन अच्छी क्वालिटी में यानी कि एज यूजुअल टॉप वीडियो टॉप ऑडियो के साथ में रहेगी। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मिनर्वा जो कि पूरे मास्टर प्लान की मेन हेड होती है, वो अपनी टीम के साथ बैठ करके डिस्कस कर रही थी कि आखिर इन बिलियनियर्स को लूटा कैसे जाए, इन्हें पैनिक कैसे कर दिया जाए। तो कोई कहता है कि सूटकेस वाला आइडिया सही रहेगा, जब ये लोग देखेंगे कि घबरा करके बाकी जनता इस पूरे शहर से भागने की कोशिश कर रही है तो थोड़े बहुत तो ये लोग पैनिक कर ही जाएंगे। इतना प्लान उन लोगों को इस बंकर तक बुलाने के लिए काफी था, जिसके बाद में फेक न्यूज और इसी के साथ उस बंकर में मौजूदा कुछ ऐसी मशीन्स जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के चटक जाने का इफेक्ट क्रिएट करती थी, जैसे कि जमीन का हिल जाना, दीवारों में दरारें आ जाना, ढेर सारी धूल और मिट्टी आ जाना, कांच के टूट जाने के बाद में पूरी तरीके से दरवाजे निकल जाना, ये सारा कुछ भी इनके प्लान का हिस्सा था। लेकिन इन्हें लग रहा था कि अगर ये लोग ऑलरेडी इतनी मूवीज देख चुके हैं तो ये इन्हें नॉर्मल लग सकता है, इसमें थोड़ा और भयानक क्या किया जा सकता है। जहां पर एक मूवी डायरेक्टर कहता है कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा। टाइटैनिक और अवतार जैसी मूवीज जो कि बहुत बड़े बजट की होती है, अगर उसका 20% भी मुझे मिल जाए ना तो इतनी शानदार मूवी इन्हें बना करके दिखाऊंगा कि उनकी फटके 5 हो जाएगी। जहां पर ये लोग उन्हें पागल बनाने के लिए इस मूवी की कास्टिंग, एक्टिंग, शूटिंग वगैरह 2 साल पहले ही शुरू कर देते हैं, जहां पर अच्छे अच्छे किरदारों को लेकर के खाली जगहों पर जाकर के धूल धुएं में बम फोड़वा देना और एक ब्रिज पर कुछ लोगों के चलते हुए जाना जिससे कि रेडिएशन फैलने वाली कुछ अच्छी फुटेजेस निकाली जा सके। ये सारी चीजें अगर अंदर बैठे लोग देख लेंगे तो उनका दिमाग घूम जाएगा। ऐसी प्लानिंग के साथ में ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मीनवाइल करंट सिचुएशन पर सीन शिफ्ट होता है, जहां पर अंदर मौजूदा लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि एक तो खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, सोने को कमरा नहीं और ऊपर से लेने को ढेर सारी टेंशन ही टेंशन। अब यहाँ पर 2 फैमिलीज है, एक तो है राफा की वरेला फैमिली और वहीं दूसरी तरफ है गिलेर्मो की फैल्कन फैमिली। तो अब ये जो वरेला और फैल्कन फैमिलीज हैं, इनके लोगों में ही आपस के अंदर अभी पूरी स्टोरीज कंटिन्यू होती जाती है। जैसे कि गिलेर्मो की अपनी वाइफ के साथ में झगड़े हो जाते हैं, वहीं राफा के अपनी वाइफ के साथ में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन आसिया और मैक्स के बीच में कुछ अलग ही पंगे चल रहे थे, क्योंकि मैक्स उसकी बहन एनी से प्यार वगैरह किया करता था, तो उसका फोन उसने आसिया को दे दिया था। अब आसिया यहाँ पर उस फोन के अंदर पुरानी यादों को देखने लगती है कि तभी उसे अपने पास के वॉशरूम में एक लड़की के कुछ खटखटाने की आवाज आती है। जब उसे पता चलता है तो उसका दरवाजा खोलती है तो मालूम चलता है कि उस लड़की ने तो इस पूरी सिचुएशन से डर कर मारे अपनी ही जान ले ली। लटक जाती है वो। अब वो कुछ कर पाती, उसकी जान को बचाने की ट्राई करती है। बहुत सारे अब तो ऑरेंज ड्रेस पहने सोल्जर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। फाइनली वो बच भी जाती है। अब ये वाले इंसिडेंट्स को देख करके तो वहां के लोगों में और भी ज्यादा डर का माहौल बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मैक्स को लगने लगता है कि जितने लोग हैं यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए उससे भी ज्यादा लोग क्यों मौजूद हैं। लेकिन उसका ये शक कितना ज्यादा सही साबित होगा वो हमें आगे पता चलेगा। मीनवाइल हम इनकी प्रिपरेशन वाली जगह को देख पाते हैं। ये उन 2 लोगों में से वो एक शख्स था जो कि बाहर गया था और उसने बाहर के रेडिएशन से अफेक्टेड हो जाने वाली एक्टिंग करी थी। तो यहाँ पर ये लोग बैठ करके उसका मेकअप वगैरह करने लगते हैं, उसकी बॉडी पर कुछ चमड़ी मतलब कि नकली स्किन लगा देते हैं और थोड़ा फ्लूइड लगा देते हैं। उसे ऐसा दिखना चाहिए था कि मानो उसकी बॉडी पूरी जल गई है और अब उसकी बॉडी किसी भी काम की नहीं रही है। मीनवाइल हमें राफा और उसकी वाइफ दिखाई जाती है। उसकी जो वाइफ होती है वो बेसिकली राफा के पैसों से पागल होकर के उसके पीछे आ गई थी और रीजन ये भी था कि मिमी यानी कि ये जो औरत है इसकी खुद की मम्मी से बना नहीं करती थी और उसकी मम्मी ने भी जवानी के जोश में बिना शादी किए बच्ची पैदा कर दी थी। दैट इज वाई उसे अपने बच्चे की कदर भी नहीं थी। तो पहले तो मम्मी यानी कि खुद नानी है वो ऐश किया करती थी, फिर ये माँ ऐश करने लगी और उसके बेटे ने जवानी में गाड़ी ठोक दी। तो कुल मिलाकर के फैमिलीज के हर किसी के अलग अलग पंगे थे। यहाँ पर मिमी का कहना था कि राफा तुम मुझे सिर्फ पैसों की वजह से पसंद थे, मगर अब मैं तुम्हारे साथ और रहना नहीं चाहती और
और अब मुझे डाइवोर्स चाहिए, वो भी यहाँ इस बंकर में। इन सारी चीजों को देख करके राफा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, थोड़े से पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, इसलिए वो किचन में जाकर के थोड़े से खाने पीने की डिमांड करता है और बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, कुछ भी मुझे ला करके दो। लेकिन जो वेटर होता है वो मना कर देता है और कहता है कि राशन जो है काफी लिमिटेड है, अगर आप लिमिट के बाहर चीजें मांगेंगे तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, और वो उसके साथ थोड़ी बदतमीजी कर डालता है। लेकिन इस बीच वहां उसका बेटा मैक्स पहुंच जाता है और वेटर को कहता है कि इन्होंने अपना राशन लिया ही नहीं था, तो यानी कि इनके हिस्से का राशन तो बचा हुआ होना चाहिए, चुपचाप इन्हें उनका खाना दे दो। अब यहाँ पर नॉर्मली राफा को एक पीस उठा लेना चाहिए था, लेकिन वो 2 उठा लेता है। इस बात से दूसरे जो वेटर्स होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो आकर के राफा को रोकने वाले होते हैं या फिर उन पर हमला करने वाले होते हैं कि इस बीच मैक्स वहां पर पहुंच करके एक गार्ड का इलेक्ट्रिक टीजर उठा लेता है और कहता है कि अगर बीच में आगे आए तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारी चीजें ऊपर खड़ी होकर के मिनर्वा देख रही थी और वो ये चाहती थी कि अभी तो इन बिलियनियर्स से और भी पैसा निकलवाना है, तो फिर इन्हें मारपीट करके जेल में बंद करना ठीक नहीं रहेगा। तो वो लड़ाई को वहीं पर रुकवा देती है, लेकिन जाते जाते मैक्स उसका टीजर अपनी जेब में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें गिलेर्मो और फ्रेडा दिखाई जाती है। यहाँ पर इन दोनों के भी अलग पंगे चल रहे थे। हालांकि गिलेर्मो की जो फर्स्ट बीवी थी जो कि अब मर गई थी, मगर मरने के पहले से ही गिलेर्मो का फ्रेडा के साथ में चक्कर चल रहा था। वो डांस क्लास में आया करती थी और इन दोनों की डांस क्लास में ही प्यार होकर के बहुत बार इंटीमेसी भी हुई थी, और इन्हीं चीजों को लेकर के ये यहाँ पर बात कर रहे थे। गिलेर्मो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने वाली एक ऑब्जेक्ट हुआ करती थी, और मैंने अपनी वाइफ के मर जाने के बाद में उस कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ तुमसे शादी कर ली, लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर इनके भी अलग झगड़े चलने लग जाते हैं, लेकिन फ्रीडा उसे शांत करने के लिए, उसके दिल में वापस से जगह बनाने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। यहाँ पर हम आसिया को देख पाते हैं। आसिया जो कि अपने बहन के फोन को लेकर के पुरानी यादों को वॉच आउट कर रही थी, कैसे उसकी बड़ी बहन एनी मैक्स के साथ में घूमा करती थी, उससे प्यार किया करती थी, वो खुशी के पल, वो लम्हे जिया करती थी जो कि आसिया को भी जीने थे। खैर तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आसिया के घर के बाहर यानी कि उनके रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि अभी आपकी जो मम्मी है यानी कि फ्रीडा, उनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर होता है, हमें उनके खून की जरूरत है, उनको हमारे साथ में भेजो। ये चीजें इनके परिवार को यानी कि फैल्कन परिवार को थोड़ी सी दिक्कत वाली लगती है। हालांकि आसिया अपनी माँ के पीछे पीछे जाती है। अब यहाँ पर हम फ्रीडा को देख पाते हैं, जिसे ये कहा गया था कि हमारा जो साइंटिस्ट बाहर जाकर के रेडिएशन को चेक करने गया था, उसकी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई है, बहुत सारा खून बह गया है, इसलिए आपके ब्लड ग्रुप की जरूरत है ताकि उसे खून दिया जा सके। अब उसकी बॉडी पर जो पूरा मेकअप लगा हुआ था उसे दिखा करके इन लोगों ने बाकी बचे अमीर लोगों के दिलों में दहशत फैला दी थी। इन चीजों को देख करके बुरा तो लग रहा था डॉक्टर जूलिया को, लेकिन वो अब इनके प्लान का हिस्सा बन चुकी थी, तो करे तो क्या करे। इसलिए इस पूरे सीक्वेंस के खत्म हो जाने के बाद में जूलिया आकर के मिनर्वा को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं ये तुम्हारा काम और ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम है लोगों की जान को बचाना, ना कि धोखाधड़ी और धोखेबाजी के साथ में उनके दिल के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन मिनर्वा उसे ऐसा करने से रोकती है और बोलती है कि तुम अगर बाहर गई, इस काम को छोड़ करके अपनी जिंदगी में वापस पहुंची, तो हमारी पोल खोल दोगी। जूलिया खैर मना भी करती है कि नहीं, तुम्हारा सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रहेगा, मैं किसी को भी बाहर जा करके बताऊंगी नहीं, मुझे बस यहाँ से जाने दो, मैं ये चीजें और सहन नहीं कर सकती। लेकिन तभी यहाँ पर मिनर्वा का भाई क्रियो पहुंच जाता है और जानबूझ करके जूलिया को धक्का दे देता है और यहीं बंकर में उसकी मौत हो जाती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ यह बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अब मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस बकवास वीडियो, क्योंकि डिटेल बहुत ही कम थी, ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन यार 10 चैनल चलाने वाला आदमी 1-2 वीडियो में अगर आगे पीछे हो जाता है तो इतना तो चलता है। लोगों से एक चैनल हैंडल नहीं हो रहा है, अपन 10 कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग यार। मेरा काम है आप लोगों को एंटरटेन करना, वो मैंने कर दिया। आपका काम है मुझे मेरा काम समझाना। जैसे कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, कौन सी सीरीज देखना चाहते हैं, कमेंट्स में वो जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।